नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का प्रश्न बैंक अर्थशास्त्र का सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है। तो इस चैनल को, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं, आप लोगों के लिए लेके आए हैं मुख्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे डेटा के समुच्चय को सांख्यिकी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉटरी निकालने के लिए सैम्पलिंग का उपयोग किया जाता है। तो जब लॉटरी, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जब लॉटरी निकालते हैं तो किसी का एक निश्चित या नंबर नहीं रहता है, उसको यादृच्छिक रूप से, यानी इसका आंसर है यादृच्छिक रूप से मतलब निकाला जाता है। जैसे कि आप एक थैले में अगर 4 बॉल रखें, दो, एक नीली, एक काली, एक पीली, एक सफ़ेद, अगर इस तरीके से 4-5 बॉल को डालते हैं, उसमें बिना देखे अगर कोई भी बॉल को निकालते हैं तो उसकी जो संभावना, मतलब जो निकालते हैं वो यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, यानी उन्हें बिना देख के निकालते हैं। तो ये लॉटरी सिस्टम होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, जब हम आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप से या तालिका के रूप में लिखते हैं तो उसको सारणी के अंतर्गत रखते हैं, तो उसको सारणीकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है। मोड द्वारा जो स्थित किया जाता है, तो दोनों को, समूहन और निरीक्षण दोनों को, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न स्तर का संबंध पाया जाता है। तो निम्न स्तर का जो संबंध होता है वह 0.00 से अधिक और प्लस 0.25 से कम, मतलब ये है इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पे है दोस्तों, इसमें दोनों तरह की, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का यहाँ पे पालन किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहाँ पे पूंजीपति प्राइवेट सेक्टर भी हैं और गवर्नमेंट के सेक्टर हैं। जो गवर्नमेंट के सेक्टर होंगे तो उनको समाजवादी के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको पूंजीवादी के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे भारत में दोनों प्रकार के, इसलिए यहाँ पे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का पालन किया जा रहा है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए रिक्त स्थान है, कल्पित माध्यकों के द्वारा प्रदर्शित, कल्पित माध्यकों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो कल्पित माध्यकों ए के द्वारा, स्मॉल ए, इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि विचलनों के मान एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य है तो परिकलन को उत्पत्ति विधि द्वारा सरल बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है चरण व्युत्पत्ति, यानी चरण विधि के द्वारा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे चरण, है ना। तो यहाँ पे चरण उत्पत्ति विधि द्वारा सरल बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब जब सहसंबंध गुणांक प्लस 0.25 और प्लस 0.75 के बीच होता है तो इसे सहसंबंध का मध्यम परिणाम, यानी तो इसको क्या बोलते हैं, सहसंबंध का मध्यम परिणाम कहते हैं इसको। तो इसको सहसंबंध का मध्यम परिणाम बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं चौथा, भारत में जूट उद्योग के विभाजन के बाद की झील के कारण भारी नुकसान हुआ। तो ये यहाँ पे है कच्चे माल, है ना। इसका आंसर होगा दोस्तों, कच्चे माल की झील के कारण भारी नुकसान हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत 2 भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश, जो आज वर्तमान में है, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसको पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी। जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है तो वहाँ पश्चिमी पाकिस्तान था, और पूर्वी जो है बांग्लादेश है तो वह पहले पाकिस्तान हुआ करता था। तो पाकिस्तान में ही वो भारत का जो जूट का जितना भी व्यापार हुआ करता था वो बंगाल में है, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल में चला गया था, इसलिए अब उनको भारी नुकसान हुआ था भारत के लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, आउटसोर्सिंग
की एक शाखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या है, ये आउटसोर्सिंग का निजीकरण है ना, आउटसोर्सिंग निजीकरण की एक शाखा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है निजीकरण, है ना, तो ये है निजीकरण। तो नेक्स्ट देखते हैं, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोगों को, ऐसे जो काम करने के लिए सक्षम हैं और इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। क्या है कि बेरोजगार वही व्यक्ति कहलाता है जो काम करने में तो सक्षम है लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो क्या है, बेरोजगार है। तो यहाँ पे सक्षम होगा और यहाँ पे इच्छुक होगा, है ना, यहाँ पे इच्छुक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक की उत्पत्ति है। तो यहाँ पे है CFC। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यहाँ पे जो समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक की उत्पत्ति होती है वो किसके कारण, CFC के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, कृषि के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र आता है। और सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है, तो दी जाने वाली एक मौद्रिक सहायता है। निवारक दवा, ये टीकाकरण होगा इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग, ये समुद्री जल स्तर में वृद्धि करता है। क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग यानी जैसे ही गर्म होता है, हमारे यहाँ का वातावरण गर्म होता है तो यहाँ जो ग्लेशियर में हिम ग्लेशियर जो होते हैं तो उनसे जो बर्फ़ पिघलती है और पिघलने से जो जल होता है वो पानी सीधा समुद्र में चला जाता है, और जो समुद्र में चला जाता है पानी, तो इसमें क्या होता है, समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। तो छोटे छोटे जो टापू होते हैं या छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं वो जलमग्न होने लगते हैं, मतलब वो डूबने लगते हैं, इसलिए जल स्तर में मतलब वो डूब जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गैर नवीनीकरण संसाधन है जो पेट्रोलियम, कोयला और लोहे है। इसके गैर नवीनीकरण मतलब एक बार जो नष्ट हो गए वो दोबारा से उत्पन्न नहीं होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, गैर नवीनीकरण, है ना। तो ये पेट्रोलियम है, एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं आता है। कोयला, लोहा ऐसे ही है, उत्पादन है, मतलब संसाधन है हमारे। और भारत में आर्थिक सुधार ये 1991 में शुरू हुए हैं, ये आर्थिक सुधार। और ये PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में जब LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में आए हैं। इससे क्या हुआ, अपने भारत के व्यापार को विश्व विदेशी कंपनियों के लिए या विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 सही गलत के रूप में चिन्हित करें। सहसंबंध गुणांक का मान, क्वेश्चन नंबर 1, सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो ये सत्य है ना। तो ये इसका संबंध गुणांक बिल्कुल सत्य है। वितरण में असमानता को समाप्त करने के लिए लॉरेंज वक्र नामक एक ग्राफिकल मेजर उपलब्ध है, तो ये भी इसका आंसर सत्य है। हाँ, ये लॉरेंज वक्र है, ये होता है जो कि ग्राफिकल मेजर उपलब्ध कराता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। बिल्कुल, क्योंकि ये अंकगणितीय माध्य ही होता है ना। तो ये भी आंसर इसका सही है ना। अब इसके बाद 4 नंबर का देखते हैं, जनगणना पद्धति में प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल गलत है। प्रगणक वो होते हैं कि जो आपकी अध्ययन करते हैं जनगणना का, है ना। तो ये जनगणना जब होती है तो इसमें एक तो क्या है, भारत की बहुत ज़्यादा विशाल जनसंख्या है, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रगणक होंगे उतना ही यहाँ पे अच्छा माना जाता है, नहीं तो सही तरीके से ये आंकड़े नहीं आते हैं सामने, तो ये असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकीय है, तो ये असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि सभी मात्रात्मक जानकारी एक तो क्या है, मात्रात्मक होती है और एक गुणात्मक होती है ना। तो मात्रात्मक के अंतर्गत आती है जैसे कि संख्याएं, है ना, संख्याएं आती हैं 5, 10, ये इनके अंतर्गत आते हैं। और गुणात्मक जैसे ईमानदारी है ना,
और मतलब मेहनत है, मजदूरी है, ये इस तरीके से जो शब्द आते हैं ये गुणात्मक के अंतर्गत आते हैं, है ना। और मात्रात्मक जैसे कि थोड़ा ज़्यादा, तो मात्रा तो है पर इसमें क्वांटिटी नहीं दिखाई गई, इसलिए ये क्या है, सांख्यिकी नहीं है ना। तो सांख्यिकी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गरीबी की सापेक्ष अवधारणा देश में असमानता के स्तर का आकलन करने में मदद करती है, तो ये सत्य है। तो जितनी गरीबी की सापेक्ष अवधारणा देश में असमानता के स्तर के आकलन करने में मदद करती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, तो यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों यह परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। तो ये दी है अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में आवश्यक परिवर्तन को मापने में मदद करता है? तो दोस्तों यहाँ पे है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो नेक्स्ट देखते हैं, सहसंबंध तकनीकी का विकास किसने किया? तो ये है गैल्टन और कार्ल पियर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका है गैल्टन, तीसरे का गैल्टन और कार्ल पियर्सन, है ना, ये कार्ल पियर्सन। अब नेक्स्ट देखते हैं, एचडीआई का पूरा नाम लिखें। तो एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो ये है मानव विकास सूचकांक, है ना। एचडीआई को अपन लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक, या फिर हाँ इसको मानव विकास सूचकांक, तो इसको मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश अपनी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% बुनियादी ढांचे में निवेश करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है चीन। तो ये चीन है एक ऐसा देश है जो 50% निवेश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह योजना एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तो ये दोस्तों है मनरेगा, है ना। ये है मनरेगा, एक योजना है मनरेगा। तो उसके अंतर्गत यह 100 दिनों का गारंटी से हर एक मजदूर को मजदूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है रूस, यानी रशिया, यानी उस समय का सोवियत संघ। 1991 में इसका विघटन हो गया, इसके बाद इसको रूस कहा जाने लगा। तो इसका आज रूस कह सकते हैं इसको, अगर नहीं कहना चाहें तो सोवियत संघ भी कह सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपके ये आ गए हैं क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके 2 नंबर में हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हमने छांट के निकाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको लिख सकते हैं 2-2 नंबर वाले, है ना। जैसे अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, तो यहाँ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लेकिन हाँ आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र को दो शब्द जैसे अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका आशय धन एवं शास्त्र का अर्थ की विवेचना से है। मतलब इसमें आय को, व्यय को कितना, मतलब इसका पूरा लेखा जोखा जो होता है तो वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। तो अच्छी प्रश्नावली जो होती है तो उसकी एक तो जो होती है उसकी शब्दावली, जैसे हम कोई भी प्रश्नावली बनाते हैं प्रश्न उत्तर के रूप में, तो जो प्रश्नावली बनाते हैं तो एक तो उसकी शब्दावली स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, और प्रश्नों को मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो इसका क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। जो हमें जानकारी चाहिए वैसे क्वेश्चन को उसमें क्वेश्चनायर के लिए रखना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छी प्रश्नावली में दिए गए निर्देश स्पष्ट और पूर्ण होते हैं, है ना। तो इसमें स्पष्ट और पूर्ण होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं लिखी हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वह मौलिक होते हैं, मतलब जो हम प्राथमिक रूप से हम जो स्वयं अध्ययन करके और जो आंकड़े हम निकालते हैं तो वह प्राथमिक और मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब स्वयं के द्वारा निकाले गए हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है, स्वयं खुद निकालती हैं। और दूसरा ये है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में धन, समय और परिश्रम इन सभी का अधिक लगता है, क्योंकि स्वयं जाना पड़ता है, वहाँ पे आने जाने में समय लगता है, धन भी मतलब खर्च होता है। तो ये उसके दो मुख्य। हम नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीडीपी किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम है जिस देश में कुल उत्पादन को मापा जाता है। हरित क्रांति के बारे में लिखिए। हरित क्रांति का संबंध कृषि के तीव्र वृद्धि से है, जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग कर उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि करना होता है। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, भारी मात्रा में उत्पादन करना होता है। और इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भारत में ये हरित क्रांति 1966-67 के समय आई थी, 1966 से 67 के समय आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गरीबी को परिभाषित कीजिए। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ रहता है ना, कि भाई इतनी गरीबी है कि वह रोटी, कपड़ा और अपने मकान को पूरा करने में ही असमर्थ होता है और अपनी भौतिक आवश्यकताओं को में सक्षम नहीं होता है। तो यह क्या है, गरीब होता है वह व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में संक्षिप्त से लिखिए। तो यहाँ पे मध्याह्न भोजन जो योजना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने, बच्चों को समुचित पोषण देने के लिए क्या होता था कि बच्चे बीच में ही मतलब भाग जाया करते थे, किसी का टिफ़िन नहीं होता था, किसी के यहाँ पे कोई काम आ जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों को हम खुद ही स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा उनको भोजन, तो वो वहीं पे बैठ के अपना भोजन करेंगे। तो ताकि बच्चे क्या है हाफ टाइम में वो जाएंगे नहीं, तो वहीं पे रहेंगे और उनके लिए अच्छी समुचित यानी पोषण भी मिलेगा और उनको अच्छी व्यवस्था की पढ़ाई भी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ बताइए। ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है, तेजी आती है, आर्थिक सुस्ती आ जाती है, आर्थिक मंदी हो जाती है, पुनरुत्थान। ये चार अवस्थाएं या चक्र हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, है ना। आर्थिक मंदी होती है तो उसकी वजह से ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ऊर्जा के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत की चर्चा कीजिए। तो ऊर्जा के प्राथमिक जो स्रोत हैं वो कच्चे माल जहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, तेल, प्राकृतिक गैस है, सौर विकिरण है, जो सूर्य के द्वारा सीधा रोशनी मिलती है हमें, तो ये क्या है, सौर ऊर्जा। और ये भूतापीय ऊर्जा जो हमें है ना, ज्वारीय ऊर्जा जो हमें समुद्र से मिलती है। तो इस तरीके की जो हमें प्रकृति से सीधे उपलब्ध हो जाती हैं वह प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो खुद मॉडिफाई करता है, जैसे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जब क्या है, जब पानी को पहले एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर करने के बाद जब हम उसको टरबाइन के उससे उस फोर्स से पानी को निकालते हैं तो फिर उससे टरबाइन चलता है, टरबाइन से चलने के बाद उसको बिजली को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, फिर वह व्यक्तियों तक पहुंचा दी जाती है। फिर इसके अंतर्गत भाप है ना, गर्म पानी है, सिलेंडर, एलपीजी जो प्योर जो एलपीजी गैस है वो नहीं है, इसमें भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं, फिर इसके बाद इसको सिलेंडर में भर के और हमें लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो है पेपर पूर्ण हुआ, और इसमें जो आपको 3 नंबर के और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको स्वयं देखने होंगे। और चूँकि बहुत लंबा जो हो जाता है लेक्चर था वो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसको यहीं पर रोका है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, हमारे नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।